हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा आज की क्लास से हम शुरू करने जा रहे हैं सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, जो कि है यूनिट 3 का थर्ड वाला चैप्टर। लेकिन सिंस हमने कल की क्लास में सेल खत्म किया है, तो सेल से ही काफ़ी ज़्यादा रिलेटेड है हमारा सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। तो आज की क्लास से बेटा हम शुरू करने चल रहे हैं सेल साइकिल और सेल डिवीजन। तो सबसे पहले तो बेटा जो मैं आपको पॉइंट बताऊंगी वो ये कि सेल साइकिल और सेल डिवीजन दोनों में अंतर है। साइकिल क्या होता है बेटा? साइकिल एक चेन है, ठीक है। उस चेन में हम जहाँ से शुरू होंगे डायरेक्ट ओके पूरे सीक्वेंस करके हम उसी चेन पर वापस आ जाएंगे। तो कोई भी प्रक्रिया जहाँ पर हम जहाँ से शुरू कर रहे हैं और लास्ट में हम पूरा अपना प्रोसेस करके वहीं पर वापस आ जा रहे हैं, उस पूरे प्रोसीजर को हम नाम देते हैं साइकिल। और डिवीजन बेटा क्या होता है? इसी साइकिल के दौरान, इसी साइकिल में जो बीच में सीक्वेंसेस होंगे जहाँ पर हमारा सेल डिवाइड करेगा, उसको हमने बोल दिया सेल डिवीजन, ठीक है। अब देखिए, शुरू करने से पहले एक छोटा सा मैं आपको चीज बताऊंगी। सपोज दिस इज अ सेल। ये क्या है? ये हमारा एक सेल है जिसका स्ट्रक्चर हमने बना लिया, ठीक है। और ये है बेटा सेल के अंदर न्यूक्लियस। ये क्या है? सेल। और सेल के अंदर न्यूक्लियस, देखिए दिस वन इज सेल और दिस वन इज न्यूक्लियस। अब जब बेटा कोई भी सेल डिवाइड करेगा, कोई भी सेल डिवाइड करेगा, तो क्या केवल सेल करेगा या फिर उसके अंदर का न्यूक्लियस भी करेगा, उसके अंदर का साइटोप्लाज्म भी करेगा? तो बेसिकली सेल जब डिवीजन करेगा तो वहां पर आपका न्यूक्लियस भी करेगा, साथ ही साथ में आपका जो साइटोप्लाज्म है वो भी डिवाइड करेगा, ठीक है। अब बेटा मैं आपसे एक और क्वेश्चन करूंगी। ठीक है, सेल ने क्या किया बेटा? साइज में अपने आप को बड़ा किया, यानी कि डिवाइड किया, ठीक है। अब सेल जब अपना बेटा साइज बड़ा करेगा तो ऑब्वियस सी बात है, जो उसके अंदर का न्यूक्लियस है, जो उसके अंदर का न्यूक्लियस है बेटा, उसका भी साइज बड़ा हो जाएगा। क्लियर है ये बात? है। यानी कि जब सेल डिवाइड कर रहा है तो सेल के साथ साथ में उसका साइटोप्लाज्म और जो उसका न्यूक्लियस है वो भी। पहले तो हम साइज की बात कर लेते हैं, ठीक है। सपोज ये एक नॉर्मल सेल है, ठीक है। उसके बाद में ये ग्रो कर रहा है। क्या कर रहा है? ग्रो करेगा। जब ग्रो करेगा तो ग्रो करने के साथ में उसका साइटोप्लाज्मिक एरिया भी ग्रो करेगा, साथ ही साथ में उसका जो न्यूक्लियस है वो भी ग्रो करेगा, ठीक है। तो ये दिखा दिया हमने सेल का एक ग्रोथ। ये क्या दिखा दिया हमने? सेल का ग्रोथ। अब बेटा ध्यान से सुनिएगा, जब एक सेल ग्रो कर रहा है यानी कि उसके अंदर के जो पार्टिकल्स हैं, उसके अंदर के जो ऑर्गेनल्स हैं वो भी ग्रोथ शो करेंगे। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे अराइज करता है। ये सब जो बेटा मैंने बनाया है, ये मैंने एक आपको सिंपल सा सेंटेंस समझाने के लिए बनाया है और एक कॉन्सेप्ट समझाने के लिए बनाया है। एक मिनट रुकिएगा, मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखती हूँ, किसी को पता हो तो आंसर करिएगा। व्हाट इज द नीड फॉर द सेल यानी कि सेल को डिवीजन करने के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? ये इंपॉर्टेंट क्यों है कि जो हमारा सेल है वो डिवाइड करे, ठीक है। अब देखिए, अब मैं इसका आंसर करती हूँ। ये जो मैंने फिगर बनाया है, ये जो मैंने छोटा सा एक डायग्राम बनाया है, वो इसी क्वेश्चन को आपको समझाने के लिए बनाया है। जब बेटा एक सेल ग्रो करेगा तो ग्रो करने के साथ में उसके अंदर का न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म दोनों ग्रो करेंगे। अब ये बताइए, सेल के अंदर जो मेजर पोर्शन है वो किसका है? जो मेजर पोर्शन है वो कौन है? आंसर, ठीक है। मेजर पोर्शन इनसाइड द सेल कौन है बेटा? हमारा साइटोप्लाज्म। कौन है? साइटोप्लाज्म।
है। उसके बाद में साइटोप्लाज्म। अब बताइए, जैसे सपोज दैट मैं आपको पूछती हूँ कि एक कोई रूम है, ठीक है, हम उस रूम के साइड्स के जो वॉल्स हैं उनको हम प्रेस करके हम उस कमरे को बड़ा कर रहे हैं, और उसी के साथ में सपोज कोई गेम है, ठीक है, मतलब हम रूम के वॉल्स को प्रेस करके उसका साइज इंक्रीज कर रहे हैं। अब जो रूम के अंदर चीज़ें हैं वो भी उसके साथ ही में ग्रो होंगी, ऐसा कोई गेम है, सपोज कर लीजिए, ठीक है, ऐसा कोई गेम है जहाँ पे हम किसी भी चीज़ का साइज इंक्रीज कर रहे हैं, उसके अंदर जो है वो भी इंक्रीज होगा। तो बेटा रूम के अंदर सपोज एक चेयर रखा हुआ है मैंने, ठीक है, पूरा रूम खाली है, सिर्फ उसके अंदर एक चेयर है। जब मैं रूम की वॉल को प्रेस कर रही हूँ, रूम का साइज बड़ा हो रहा है, साथ ही साथ में किसका साइज बड़ा हो रहा है, वो जो रूम में चेयर रखा हुआ है उसका भी साइज बड़ा हो रहा है। लेकिन ज्यादा वॉल्यूम किसका बढ़ेगा, ज्यादा वॉल्यूम बढ़ेगा खाली स्पेस का, ज्यादा वॉल्यूम किसका बढ़ेगा, खाली स्पेस का, ठीक है। तो देखिए वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस जो है ये Vn मीन्स वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, ये अगर 1 गुना तेजी से बढ़ेगा तो बेटा वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म कितनी गुना तेजी से बढ़ेगा, 3 गुना Vc, ठीक है, यानी कि वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म। अब जब बेटा ये वॉल्यूम इंक्रीज हो रहे हैं तो इसी को मेंटेन के लिए, यानी इसी को मेंटेन करने के लिए ज़रूरी होता है सेल का डिवीजन, ठीक है, यानी कि जो हमारा न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो है, टू मेंटेन न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो cell needs to divide, cell needs to divide. Is that clear? Suppose this is Vn, this is Vc, तो अगर Vn 1 से ग्रो कर रहा है तो Vc करेगा उससे ट्रिपल टाइम। और बेटा अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक टाइम ऐसा आएगा जब सेल का साइज बहुत ज़्यादा एक्वायर हो जाएगा। तो इसी वजह से इस रेशियो को मेंटेन करने के लिए, यानी कि न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो को मेंटेन करने के लिए हमारा सेल करेगा डिवाइड। क्लियर है? ठीक है। अब इसी हमने क्या पता लगा लिया, यानी कि जो हमारा सेल है उसमें सेल के न्यूक्लियस और सेल के साइटोप्लाज्म के डिवीजन को क्या मेंटेन रखने के लिए हमारे सेल के लिए डिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो लिख लेते हैं हम, टू रिस्टोर द न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो the cell needs to divide, the cell needs, बेटा लाइन क्लियर है? यानी कि अगर कोई आपसे क्वेश्चन कहता है कि सेल का डिवीजन क्यों जरूरी है, तो सेल का डिवीजन इसलिए जरूरी है जिससे कि सेल के अंदर हो रहे न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्मिक जो रेशियो है वो बेटा क्या हो, वो प्रॉपर तरीके से रिस्टोर बना रहे। क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि सेल डिवीजन जो बेटा हमारा होगा, सेल डिवीजन, सेल डिवीजन का रीजन हमें पता लग गया कि सेल डिवाइड क्यों कहता है। अब ये जो सेल डिवीजन है बेटा ये 2 तरीके में हमें देखने को मिलेगा। एक तो होगा हमारा माइटोसिस, माइटोसिस, और एक बेटा हमारा होगा मियोसिस। माइटोसिस को बेटा हम बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन, सपोज कोई एक सेल है उसके पास में 46 क्रोमोसोम्स हैं, तो बेटा यहाँ पर जब सेल डिवाइड करेगा तो डिवाइड करने के बाद भी जो हमारा डॉटर सेल हमें मिलेगा, ठीक है, जो हमें डॉटर सेल्स मिलेंगे इन दोनों का भी क्रोमोसोम नंबर कितना होगा, 46। इस टाइप के डिवीजन को हम बोलेंगे माइटोसिस डिवीजन, यानी कि हमारा इक्वेशनल डिवीजन, जहाँ पे इक्वल अमाउंट ऑफ हमें जो जहाँ से हमने शुरू किया यानी कि जो सेल जैसा है उसी की हमें एग्जैक्ट जो है हमारी कॉपीज मिल जाएंगी। नाउ कमिंग टू मियोसिस विच इज ऑल्सो नोन एज रिडक्शनल डिवीजन।
अब बेटा रिडक्शनल डिवीजन में क्या होगा, सपोज ये कोई सेल है जिसके पास में 46 क्रोमोसोम है, तो ये बेटा डिवीजन करेगा कौन सा, रिडक्शनल, यानी कि मियोसिस करेगा। और जब ये डॉटर सेल्स बेटा बनाएंगे तो यहाँ पर रह जाएंगे क्रोमोसोम नंबर जस्ट हाफ। तो ये बातें समझ में आ गई कि जो हमारा सेल है वो डिवाइड क्यों करता है। दूसरी बात कि जो हमारा सेल है वो डिवीजन किस तरीके से करेगा, दोनों चीजें क्लियर। एक बार दोबारा सुन लीजिए, जब हमारे सेल का साइज बड़ा होता है, जब हमारा सेल ग्रोथ शो करता है, तो उस ग्रोथ के दौरान बेटा क्या होता है कि जो साइटोप्लाज्मिक रेशियो है वो तेजी से बढ़ता है इन कंपैरिजन टू न्यूक्लियोप्लाज्मिक रेशियो। ठीक है, तो इसी साइटो और न्यूक्लिक के रेशियो को मेंटेन करने के लिए हमारा सेल करेगा डिवीजन। और ये डिवीजन बेटा दो तरीके से हो सकता है, एक तो माइटोसिस और एक मियोसिस। माइटोसिस बेटा जो है ये हमारे बॉडी के ज्यादातर सेल्स में होता है, और ये जो हमारे मियोसिस है बेटा ये होगा बॉडी के जर्म सेल्स में, जर्म सेल्स। यानी कि एग्जाम्पल दे सकते हो, जब हमारा क्या बनता है, जब मेल और फीमेल गैमीट्स बनते हैं, यानी कि जब हमारा बनेगा क्या, ओवा और स्पर्म। तो ओवा और स्पर्म जब बनेगा तो वहां पर हमारे गैमेट्स की संख्या क्या रहती है, क्रोमोसोम नंबर 23। तो वहां पे जरूरी है हमारा मियोसिस डिवीजन। बाकी सारे सेल्स में हमारी बॉडी में दिखाएगा माइटोसिस डिवीजन। इतना क्लियर है। अब मियोसिस और माइटोसिस पे चलने से पहले बेटा मैं आपको बताऊंगी सेल साइकिल की, व्हाट इज सेल साइकिल। सेल साइकिल, बेटा मैंने आपको साइकिल का मतलब अभी अभी बताया था। साइकिल का मतलब क्या होता है, यानी कि एक सीरीज है जो हम जहां से शुरू कर रहे हैं वहीं पे वापस आ रहा है। ठीक है, यानी कि एक साइकिल का पहिया देख लीजिए। ठीक है, उसका एक कोई आप एंड पॉइंट मार्क कर लीजिए, और उसको जब आप रोटेट करेंगे तो आप देखेंगे बार बार उसी पॉइंट पे आ जाएंगे, फिर वापस होगा। तो इस चीज को बेटा हम बोलते हैं साइकिल, यानी कि सीक्वेंस ऑफ इवेंट, और वहां पे जहां से हम शुरू करें वहीं पे वापस आ जाना इज नोन एज साइकिल। ठीक है, तो लिख लीजिए सेल साइकिल के अंदर बेटा हमारे आ जाएंगे सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। ठीक है, अब ये इवेंट्स बेटा कौन कौन से होंगे, जब हमने सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स लिख लिया, यानी कि कुछ कुछ यहाँ पे इवेंट्स भी दिखाएंगे। तो इवेंट्स में बेटा हमारा होगा डीएनए रेप्लिकेशन, और साथ ही साथ में सेल ग्रोथ, डीएनए रेप्लिकेशन प्लस सेल ग्रोथ। ठीक है, तो दिस विल अकर इन सेल साइकिल। ठीक है, अब ये जो बेटा सेल साइकिल हो रही है, ये क्यों हो रही है, किस लिए हो रही है, सारी जो पॉइंट्स हैं इन पे हम बात करेंगे। ठीक है, अब ये जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बेटा होंगे यहाँ पर हमें कौन कौन से देखने को मिलेंगे, इनकी हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले बेटा जो हमें देखने को मिलेगा वो हमें देखने को मिलेगा कि सेल जो है वो अपने जीनोम को क्या करेगा, डुप्लीकेट कर लेगा। ठीक है, लिख लीजिए सेल डुप्लीकेट्स इट्स जीनोम, यानी उसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है उसको दुगना कर लेगा, उसको डुप्लीकेट कर लेगा। उसके बाद में होगा बेटा सिंथेसिस ऑफ कंपाउंड। क्या होगा, यानी कि नए नए कंपाउंड्स बनेंगे, सिंथेसिस ऑफ कंपाउंड्स। उसके बाद में सेल डुप्लीकेट्स इट ऑर्गेनल्स, डुप्लीकेट्स इट्स ऑर्गेनल्स, यानी कि जो सेल के अंदर ऑर्गेनल्स हैं जैसे कि हमारे माइटोकॉन्ड्रिया, हमारे न्यूक्लियस, ये सब क्या हो जाएंगे, डुप्लीकेट हो जाएंगे। और फाइनली लास्ट में बेटा क्या होगा कि जो सेल है वो दो डॉटर सेल्स में डिवाइड कर जाएगा, डिवाइड्स इनटू टू डॉटर सेल्स। इज दैट क्लियर, यानी कि जो हमारी सेल साइकिल हो रही है उसमें बहुत सारे हमें इवेंट्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि हमारा डीएनए रेप्लिकेशन प्लस सेल ग्रोथ। अब ये इवेंट्स बेटा कौन कौन से हो सकते हैं, तो दे आर बेसिकली कि सेल अपना जीनोम जो है उसको डुप्लीकेट करेगा, नए प्रोडक्ट्स का, नए कंपाउंड्स का सिंथेसिस करेगा, उसके बाद में अपने ऑर्गेनल्स को डुप्लीकेट कर लेगा, एंड देन फाइनली क्या होगा, दो सेल्स में ये डिवाइड हो जाएगा, यानी कि दो डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाएगा। अब एक नया टॉपिक आता है
ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल। अब ये जो बेटा सेल साइकिल का ड्यूरेशन है, देखिए ये वेरी करेगा, सीधी सी बात है, वेरी करेगा। कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनकी लाइफ साइकिल ही होती है एक दिन की, जिनकी लाइफ साइकिल कुछ मिनट की होती है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म में जो सेल साइकिल है वो हमारा कम ड्यूरेशन का होगा, जबकि जिनकी लाइफ साइकिल ज़्यादा है उनमें ये ड्यूरेशन जो है वो ज़्यादा टाइम की होगी। ठीक है, जैसे कि इसमें हम बहुत कॉमन दो एग्जाम्पल लेंगे। ह्यूमन, ह्यूमन में एक सेल साइकिल कंप्लीट होती है बेटा 24 आवर्स में। कितने में होती है ह्यूमन? इट टेक्स 24 आवर्स टू कंप्लीट अ सेल साइकिल। किसमें? ह्यूमंस में। बेटा एनसीईआरटी की लाइन है ना, क्वेश्चन बनते हैं। नाउ अब एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं, क्योंकि ये भी हमारी एनसीईआरटी में दे रखा है। ईस्ट, ईस्ट में बेटा होता है 90 मिनट्स का। कितने मिनट का? 90 मिनट्स का, है ना। उसकी लाइफ साइकिल ही कम है, तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर सेल ही डिवाइड करेंगे 24 आवर्स में तो क्या ही हो पाएगा। तो यहाँ पर हमारे सेल्स जो हैं वो डिवीजन शो करेंगे, यानी कि जो सेल साइकिल है वो कंप्लीट होगा हमारा 90 मिनट्स के अंदर। उसके बाद में हम आते हैं बेटा इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, दैट इज फेजेस ऑफ सेल साइकिल। ठीक है, यानी सेल साइकिल के हम फेजेस के बारे में बात करेंगे। उससे पहले बेटा एक बार देख लीजिए, ये क्लियर है कि सेल डिवीजन जरूरी क्यों है। नाउ वी नो कि जो न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो है उसको मेंटेन करने के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सेल टू डिवाइड। अब ये जो सेल है बेटा दो तरीके से डिवीजन शो करेगा, एक इक्वेशनल डिवीजन और एक रिडक्शनल डिवीजन। इक्वेशनल का बेटा मतलब हो गया इक्वल, यानी कि जितना अमाउंट ऑफ मटेरियल हमारे पेरेंट सेल में होगा उतना ही अमाउंट ऑफ मटेरियल हमारे जो डॉटर सेल्स है वहां पर भी पाया जाएगा। और रिडक्शनल, रिडक्शन मतलब बेटा किसी भी चीज़ की वैल्यू कम होना, यानी कि यहाँ पर क्या होगा, जो पेरेंट सेल है वहाँ से जो मटेरियल है वो हमारे डॉटर सेल्स में कम अमाउंट में पाया जाएगा। इफ, और इसका एक बहुत कॉमन एग्जांपल है स्पर्म और ओवा का बनना। स्पर्म और ओवा जो हमारे बॉडी सेल से बनेंगे, जर्म सेल से बनेंगे, उन सेल का प्लॉइडल नंबर होता है 2n, यानी कि दे आर डिप्लॉइड। लेकिन जो स्पर्म और ओवा बन जाते हैं दे आर हैप्लॉइड, दैट मीन्स कि इनमें रिडक्शनल डिवीजन हुआ है। और ये रिडक्शनल डिवीजन बेटा यहाँ पर जर्म सेल में ज़रूरी भी है, क्योंकि अगर जर्म सेल में ज़रूरी नहीं होगा तो स्पर्म और जो ओवा है वो फ्यूज करके जाइगोट बनाएंगे। ठीक है, अब स्पर्म अगर 46 का होगा, ओवा अगर 46 का होगा तो 92 पहुंच गए ना हम, तो 92 क्रोमोसोम हो गए, तो ये तो एबनॉर्मेलिटी हो गई। इसलिए बेटा इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द जर्म सेल टू डिवाइड बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस। उसके बाद में भी टॉक्ड अबाउट द सेल साइकिल। अब ये सेल साइकिल होती क्या है, तो बेसिकली एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है। कौन कौन से इवेंट्स होंगे, हमारा जो सेल है वो अपने जीनोम को डुप्लीकेट करेगा, नए कंपाउंड्स का सिंथेसिस करेगा, अपने जो उसके जो ऑर्गेनेल्स हैं उनको डुप्लीकेट कर लेगा, एंड फाइनली क्या होगा, दो डॉटर सेल्स में डिवीजन कर जाएगा। उसके बाद में अगर हमने ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल की बात की है, तो सेल साइकिल जो है उसका ड्यूरेशन पर्सन टू पर्सन, ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म वेरी करेगा। फॉर एग्जाम्पल हमने दो एग्जाम्पल देखे, ह्यूमन में इट इज 24 आवर्स फॉर अ कंप्लीट सेल साइकिल टू अकर, whereas in yeast it is only 90 minutes. ठीक है, now the next topic that we are going to talk about is phases of cell cycle. इसकी बात करेंगे बेटा, phases of cell cycle. हम्म, बेटा जैसे मैं नोट्स बनवा रही हूँ बिल्कुल ऐसे ही बनाने हैं। ठीक है, और मैं गारंटी ले सकती हूँ कि यहाँ से आपका एक भी मार्क्स जो है वो मिस नहीं होगा। ठीक है, जैसे नोट्स बनवा रही हूँ वैसे ही बनाने हैं, जैसे पढ़ा रही हूँ बस ऐसे ही रिवाइज करना है। फेजेस ऑफ सेल, फेजेस ऑफ सेल साइकिल, यानी कि सेल साइकिल में कौन कौन से फेजेस आएंगे। तो बेसिकली बेटा इसमें दो फेज आपको दिखेंगे, एक तो होता है इंटरफेज और एक होगा हमारा एम फेज। ठीक है, कितने फेजेस हो गए, दो। ठीक है, यस। कौन कौन से बेटा हमारे दो फेज हो गए, इंटरफेज और दूसरा हमारा हो गया एम फेज।
अब ये जो इंटरफेज होगा बेटा इसको हम बोलेंगे प्रिपरेटरी फेज, यानी इस फेज में सिर्फ और सिर्फ प्रिपरेशन करी जाएगी डिवीजन की। और एम फेज को बेटा हम बोलेंगे डिवीजन फेज। ठीक है, ये चीज भी हम लिख लेते हैं। प्रिपरेटरी फेज, और ये हमारा हो गया कौन सा फेज, डिवाइडिंग फेज। क्लियर है, क्लियर है सारी चीजें। इंटरफेस, और जब बेटा हमने फेजेस ऑफ सेल साइकिल की बात की तो बेसिकली यहाँ पे हमें दो फेजेस देखने को मिलेंगे, कौन कौन से, इंटरफेज और एम फेज। इंटरफेज में डिवीजन के लिए हमारा होगा क्या, प्रिपरेशन, और देन एम फेज को हम बोलते हैं डिवाइडिंग फेज या फिर डिवीजन फेज। यहाँ पर आके फाइनली जो हमारा सेल है वो डिवीजन शो करेगा। क्लियर है। अब इस इंटरफेज में बेटा अगेन तीन आ जाएंगे हमारे, T1 फेज, S फेज और T2 फेज। क्लियर है। और जो हमारा M फेज है बेटा, यहाँ पर अगेन हमें चार फेज देखने को मिलेंगे, PMAT। क्या मिलेगा, PMA, PMA। मैंने बेटा याद किया था इसको, प्राइम मिनिस्टर एट ऑस्ट्रेलिया, है ना। तो प्राइम मिनिस्टर एट ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो प्राइम पी से हो जाएगा बेटा हमारा प्रोफेज, एम से हो जाएगा मेटाफेज, ए से हो जाएगा एनाफेज, द लास्ट वन इज टीलोफेज। क्लियर है, ठीक है। तो इन्हीं फेजेस के बारे में बेटा हमको बात करनी है डिटेल में। और इन दोनों के बीच में बेटा एक और फेज आता है, जो है हमारा जी नॉट फेज। अब ये जी नॉट फेज क्या होता है ये मैं आपको अभी बाद में बताऊंगी, अभी बता दूंगी तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली बेटा हमने क्या किया, जो हमारी सेल साइकिल हो रही है उसके हमने फेजेस की बात की। तो बेसिकली देयर आर टू फेजेस इन दी सेल साइकिल। एक तो हमारा हो गया कौन सा फेज, इंटरफेज, जहाँ पे सेल हमारा करेगा प्रिपरेशन। और एक हमारा हो गया एम फेज, जहाँ पे सेल फाइनली हमारा कर जाएगा डिवाइड, यानी कि वो फेज जहाँ पे सेल हमारा फाइनली डिवीजन शो करेगा। ठीक है, अब बेटा मुझे एक, मैं इसको आपके लाइफ के बहुत ही कॉमन एग्जांपल से इसको जोड़ रही हूँ। ठीक है, मैं आपके लाइफ के जो सबसे अहम हिस्सा है इसको इससे ऐड कर रही हूँ। देखिए, आप लोग जो नीट की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, कोई होगा बच्चा जो 1 साल से कर रहा है, कोई होगा जो 2 साल से कर रहा है, कोई होगा जो 3 साल से कर रहा है। तो बेटा ये जो 1, 2, 3 साल हो गए ये हमारे हो गए प्रिपरेटरी फेज, इसमें हम प्रिपरेशन ही तो कर रहे हैं ना, यानी कि ये हमारा हो गया इंटरफेज। क्या हो गया, इंटरफेज। हमारा इंटरफेज क्या है, नीट की प्रिपरेशन जो हमने जितने साल से भी शुरू की, दैट इज आर इंटरफेज। और बेटा पेपर कितने दिन का होता है, 1 दिन का भी नहीं होता। पेपर कितने घंटों का होता है, सिर्फ 3 घंटों का। यानी कि जिसके लिए प्रिपरेशन आपने की 3-4 साल, उसका पेपर आपका हो गया 3 घंटे का। तो ये जो 3 घंटे वाला है यही आपका फ्यूचर डिसाइड कर देगा कि आपका नीट क्रैक हुआ है कि नहीं हुआ है। तो ये जो 3 घंटे वाला टाइम है दैट इज एम फेज, जहाँ पे सेल एक्चुअल में डिवीजन करेगा, और जहाँ पर आप प्रिपरेशन कर रहे हो दैट इज एक्चुअली द इंटरफेज। तो इंटरफेज बेटा जो होगा ये 95% ऑफ टाइम पे कवर करेगा, यानी कि 95% जो टाइम होगा वो हमारा होगा इंटरफेस का, और ओनली 5% टाइम में बेटा हमारा हो जाएगा डिवीजन। ये बात समझ में आई, भूलोगे तो नहीं। अब यहाँ से कंफ्यूजन का कोई भी चांस नहीं है। ठीक है, दोबारा सुन लीजिए, जो हमारे फेजेस हैं सेल साइकिल के, बेसिकली 2 फेजेस हैं, इंटरफेज और एम फेज। इंटरफेज को बेटा हम बोलेंगे प्रिपरेटरी फेज, और एम फेज को हम बोलेंगे डिवाइडिंग फेज। अब ये जो इंटरफेज होता है बेटा, इसका सेकंड नेम है प्रिपरेटरी फेज, यानी इस फेज में सेल अपने आप को प्रिपेयर करेगा डिवीजन के लिए।
और जो एम फेज है यहाँ पे फाइनली आके मेन इवेंट होगा, जिसमें कि हमारा जो सेल है वो डिवीजन शो कर देगा। अब ये जो बेटा इंटरफेज है, ये 95% ऑफ सेल साइकिल के टाइम पे कवर अप करेगा। कैसे? मैंने आपको बताया ना कि जब आप नीट की तैयारी कर रहे होते हैं तो तैयारी आप करते हैं 2-3 सालों तक, यानी कि 95% टाइम आपने कहाँ दिया? तैयारी में। और पेपर में आपने कितना टाइम दिया? सिर्फ और सिर्फ 5%, यानी कि 3 घंटे दिए, और उसमें आप पेपर सॉल्व करके आ गए। तो बेसिकली जो इंटरफेज हो गया दैट इज आ प्रिपरेटरी फेज, और जो हमारा एम फेज हो गया वो हमारा हो गया डिविजनल फेज। अब जो ये प्रिपरेटरी फेज होगा इसको बेटा हमने फर्दर 3 फेजेस में डिवाइड किया है, G1 फेज, S फेज और G2 फेज। एक बेटा क्वेसेंट फेज आता है हमारा G0 फेज, जिसके बारे में भी बाद में करेंगे, अभी कर लिया तो कंफ्यूजन यहाँ पर आ जाएगा। और लास्ट में हमारा जो एम फेज यानी कि हमारा डिविजनल फेज है बेटा, इसको भी हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। और मैंने इसके लिए निमोनिक याद किया था, PM इन ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। P फॉर प्रोफेज, M फॉर मेटाफेज, A फॉर ए, ऑस्ट्रेलिया में A और T दोनों आ रहे हैं ना, A फॉर एनाफेज एंड लास्ट में T फॉर टीलोफेज। क्लियर है सारी चीजें? चलिए अब मैं आपको दिखाऊंगी सेल साइकिल, और ये वाला जो पेज होने वाला है बेटा, यहीं से जितने भी आपके मैक्सिमम क्वेश्चन हैं वो इस टॉपिक पे बनेंगे। तो इस पेज को बहुत अच्छे से करना है, ठीक है। ये बेटा हमने अपना एक बना लिया है सर्कल, यानी कि दिस सर्कल इज गोइंग टू डिनोट आर साइकिल। ये सर्कल हमारा क्या दिखा रहा है? एक साइकिल को शो कर रहा है, ठीक है। अब बेटा मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको बताया था कि जो आई फेज होगा वो मैक्सिमम 95% ऑफ पोर्शन को कवर करेगा। क्लियर है ये बात? ठीक है, चलिए। यानी कि ये जो हमने हाईलाइटेड या ज्यादा वाला पोर्शन दिखाया है, ये हमारा कौन सा फेज होगा? इंटरफेज। क्लियर है? यहां से देखिए, दिस इज गोइंग टू बी इंटरफेस। क्लियर है? कहाँ तक? यहाँ तक। ठीक है। और ये जो बेटा आपको दिख रहा है छोटा वाला पोर्शन, दैट इज यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हमारा हो गया कौन सा फेज? एम फेज। ठीक है। एम फेज में भी बेटा हमें क्या क्या मिलेगा? PMAT, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। लिख लेते हैं इसको भी। बेटा अगर आपने ये डायग्राम बनाना सीख लिया ना, यहाँ से आपको कोई भी गड़बड़ी नहीं आएगी। मेटाफेज, एनाफेज, लास्ट टीलोफेज। इज दैट ओके? इतना बना लोगे? इतना अभी तक मैंने वो ही बनाया है जो मैंने आपको अभी तक समझाया था, ठीक है। चारों फेज हो गए। अब बेटा जो हमारा इंटरफेज है, यहाँ पर भी तो हमें फेजेस देखने को मिल रहे थे। कौन कौन से? G0 फेज, S फेज, सॉरी G1 फेज, S फेज और G2 फेज, ठीक है। ठीक है, सपोज दिस इज G1 फेज, this one is S phase, and this one is T2 phase। बेटा इतना बना लोगे? यहाँ तक कोई भी इशू है? हमने सिर्फ और सिर्फ जो हमने दो फेजेस की बात करी थी सेल साइकिल में, दैट इज इंटरफेज और एम फेज, उसको ही हमने एक साइकिल के रूप में इसको कन्वर्ट कर लिया है। इसको साइकिल के रूप में हमने बना लिया है, जहाँ पे जो हमारा लार्ज वाला फेज है, ठीक है, वो उसको हमने बोला है इंटरफेज, और जो हमारा छोटा वाला फेज है उसको हमने बोला है एम फेज। इंटरफेज जो होगा बेटा ये 95% ऑफ सेल साइकिल को कवर करेगा, ठीक है। लिख लेते हैं, इसको भी नोट कर लेते हैं बेटा, इंपॉर्टेंट है। Out of the complete duration
of cell cycle, the interphase lasts up to 95% of the total time. Whereas M phase lasts up to 5% of total time. क्लियर है? सारी चीजें क्लियर? ये वाला नोट क्लियर हो गया है कि जो हमारे एम फेज, जो हमारा एस फेज होगा, एक सेकेंड, जो हमारा इंटरफेस होगा वो 95% टाइम तक रहेगा, यानी कि जो हमारा नीट की प्रिपरेशन वाला टाइम है, और जो हमारा डिवाइडिंग फेज रहेगा, जो हमारे एग्जाम वाला फेज है, वो सिर्फ 3 घंटे का, यानी कि 5% ऑफ द टोटल टाइम। क्लियर है सारी चीजें? आगे चलें। आगे बेटा सेल साइकिल में हमने इन्हीं सारी हमने डिविजन्स को, इन्हीं सारे हमने पॉइंट्स को सारे अच्छे से देख लेना है, और ये जो हमारा सेल साइकिल का टॉपिक है दैट विल बी कंप्लीटेड। इतना क्लियर है सब कुछ? अब हम बात करेंगे इंटरफेस की। किसकी बात करेंगे सबसे पहले? ए, इंटरफेस। बेटा क्या यहाँ पे सेल डिवाइड कर रहे हैं? क्या यहाँ पे किसी भी तरीके का डिवीजन दिखाई दे रहा है? नहीं। ठीक है, तो लिख लेना नो सेल डिवीजन अकर्स हियर। पर क्या सेल्स मेटाबॉलिकली एक्टिव होंगे कि नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे, तभी तो प्रिपरेशन करेंगे। अगला पॉइंट लिख लीजिए, बट सेल्स आर मेटाबॉलिकली यानी कि जो हमारे सेल्स होंगे वो मेटाबॉलिकली एक्टिव रहेंगे इस वाली फेज में। उसके बाद में बेटा क्या ये लॉन्गेस्ट फेज है कि नहीं है? लॉन्गेस्ट फेज ऑफ सेल साइकिल लिख लीजिए, लॉन्गेस्ट फेज ऑफ सेल साइकिल। क्लियर है? इंटरफेस का जो हमने मतलब लिख लिया, इंटरफेस जो हमने लिख लिया, सारी चीजें क्लियर है। अब इंटरफेस में भी सबसे पहला फेज हमारा आ रहा है जीवन फेज। कौन सा फेज है? जीवन फेज। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा इसके बाद में जीवन फेज की। किसकी बात करेंगे? जीवन। इंटरफेस में 3 फेजेस हमको पढ़ने हैं। कौन कौन से? जीवन, एस और G2। तो सबसे पहले हम बात करने चल रहे हैं जीवन फेज की। है। अब ये जीवन फेज में बेटा क्या चल रहा होगा कि जीवन फेज जो है, ये सबसे पहली बात तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इंटरफेज का भी सबसे लार्जेस्ट फेज जो रहेगा वो कौन रहेगा? जीवन। लार्जेस्ट फेज ऑफ आर इंटरफेज। ठीक है, इसको बेटा हम बोलेंगे क्या? गैप 1 फेज, या फिर इसको बोलेंगे फर्स्ट ग्रोथ फेज। इज दैट क्लियर? ठीक है, यानी कि गैप 1 फेज, या फिर जहां पर पहली बार में ग्रोथ शो करेगी। बेटा इसको हम एक और भी नाम देते हैं। देखिए ये किसके बाद आता है साइकिल में? ये माइटोसिस के बाद में हो रहा है। ठीक है, यानी कि एम फेज के बाद में आता है, तो इसको हम बोलेंगे पोस्ट माइटोटिक फेज। क्या बोलेंगे? पोस्ट माइटोटिक फेज। पोस्ट माइटोटिक फेज। और दूसरा बेटा नाम इसको क्या दे सकते हैं हम? किसके पहले हो रहा है? एस फेज के पहले हो रहा है। और दूसरा नाम हम क्या देंगे? प्री सिंथेटिक फेज, यानी कि प्री एस फेज, प्री सिंथेटिक फेज। क्लियर है? ये जो इनके नाम हमने रखे हैं किस आधार पे रखे हैं, सारी चीजें पता है। अब एक मैंने आपको बताया था लॉन्गेस्ट फेज है किसका? लॉन्गेस्ट फेज ऑफ इंटरफेज। इंटरफेज ऑलरेडी बेटा सेल साइकिल का सबसे बड़ा फेज है। इंटरफेज का भी लार्जेस्ट फेज हमारा हो गया गैप 1 फेज। अब इस गैप 1 फेज में क्या क्या चल रहा होगा, क्या क्या यहाँ पर होता है? तो बेटा यहाँ पे होगा हमारे अमाइनो एसिड्स का सिंथेसिस, प्रोटीन का सिंथेसिस। क्या होगा?
अमाइनो एसिड सिंथेसिस, और क्या बताया था मैंने अभी बेटा, और मैंने आपको बताया था प्रोटीन सिंथेसिस भी यहाँ पे शुरू हो जाएगा। सिर्फ एक प्रोटीन के अलावा बाकी सारी प्रोटीन जो है वो यहाँ पर सिंथेसिस होने लगेंगी। और वो एक प्रोटीन कौन सी है जो जीवन में सिंथेसिस नहीं होगी? दैट इज हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन और ट्यूबुलिन प्रोटीन। एक्सेप्ट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, हिस्टोन एंड ट्यूबुलिन। है, यानी कि स्टोन और ट्यूबलिन को छोड़ के बाकी सारी प्रोटीन का सिंथेसिस जो है वो हमारे गैप वन फेज में शुरू हो जाएगा। क्लियर? उसके बाद में न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड भी बनने लगेंगे, प्लस न्यूक्लियोसाइड, आरएनए सिंथेसिस भी होगा। यानी कि बेसिकली हम देख रहे हैं कि यहाँ पे सिंथेसिस वाला जो फंक्शन है वो परफॉर्म हो रहा है। और उसके बाद में एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जितने भी सेल ऑर्गेनल्स हैं वो मोस्टली यहीं पर आके डुप्लीकेट करेंगे। क्या मैक्सिमम सेल ऑर्गेनल्स डुप्लीकेट्स हियर ओनली। इज दैट ओके? कोई समस्या, कोई डाउट जीवन में? हम्म, जीवन में कोई समस्या बेटा? गैप वन फेज, दूसरा नाम पोस्ट माइटोटिक फेज, तीसरा नाम प्री सिंथेटिक फेज। ठीक है, और फाइनली एक नाम क्या है हमारा? एक नेम तो अपना है ही, दैट इज गैप वन फेज। तो गैप वन क्लियर है बेटा? गैप वन के बारे में सारी चीजें क्लियर है। एक बार दोबारा सुन लीजिए कि जो हमने डायग्राम बनाया है दैट इज शोइंग द फेजेस ऑफ सेल साइकिल। क्या दिखा रहा है? फेजेस ऑफ सेल साइकिल, ऑफ साइकिल। ठीक है, अब इन फेजेस में दो फेजेस हमारे हो गए, इंटरफेज और एम फेज। इंटरफेज में हमारे आएंगे तीन फेज, जी वन फेज यानी कि गैप वन फेज, सिंथेटिक फेज और गैप टू फेज। और हमारे एम फेज में आएंगे चार, PM80 दैट इज प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। सबसे पहले बेटा हमने बात करी एना इंटरफेज की। एक सेकंड रुकिएगा। हाँ, इंटरफेस जहाँ पर कोई भी सेल डिवाइड नहीं कर रहा है लेकिन सारे के सारे सेल्स जो यहाँ पर प्रेजेंट है वो मेटाबॉलिकली एक्टिव हैं और अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं किसके लिए? डिवीजन करने के लिए। उसके बाद में बेटा लार्जेस्ट फेज है हमारी सेल साइकिल का। इसके अंदर भी हम चले तो हमने सबसे पहले बात की गैप वन फेज की, जिसको हमने फर्स्ट ग्रोथ फेज या फिर पोस्ट माइटोटिक फेज या फिर प्री सिंथेटिक फेज भी बोला। अब इंटरफेज में भी बेटा लार्जेस्ट फेज जो हमारा होगा दैट विल बी जीवन फेज। अब यहाँ पे क्या क्या काम हो रहा है बेटा, बहुत ध्यान से सुनना है क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं कि सेल ऑर्गेनल ज्यादातर कहाँ डुप्लीकेट होंगे? तो जीवन में ही शुरू हो जाता है सेल ऑर्गेनल्स का डुप्लीकेट होना। उसके बाद में यहाँ पे प्रोटीन का सिंथेसिस होगा। कौन सी दो प्रोटीन को छोड़ के? हिस्टोन और ट्यूबुलिन को छोड़ के। बाकी यहाँ पे एमिनो एसिड का भी, अमाइनो एसिड्स का भी सिंथेसिस होगा और न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड होंगे जो कि आरएनए सिंथेसिस को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आगे चलें। एक मैं पॉइंट लिख रही हूँ बेटा, इसको एज इट इज नोट कर लेना। हम्म, इन फ्रीक्वेंटली डिवाइडिंग सेल्स, यानी कि कौन से सेल्स की हम बात कर रहे हैं? बैक्टीरियल सेल्स और ऐसे सेल्स जो बहुत जल्दी जल्दी अपने आप को डिवाइड करेंगे। तो जो फ्रीक्वेंटली डिवाइडिंग सेल्स होंगे बेटा, यहाँ जीवन जो है वो स्मॉलर होगी। कैसी होगी? जीवन विल बी smaller as compared to the organisms that take more time to divide.
यानी कि जिन ऑर्गेनिज्म के सेल्स ज़्यादा टाइम लेंगे डिवीजन के लिए उनमें जीवन जो है वो बड़ी होगी। हाँ, जिन उनमें बड़ी होगी, और जो जल्दी जल्दी अपने आप को डिवाइड करेंगे वहाँ पे हमारी जीवन जो है दैट विल बी शॉर्टर और स्मॉलर। ठीक है, उसके बाद में हम चलते हैं नेक्स्ट फेज की तरफ। कौन सा है बेटा हमारा नेक्स्ट फेज? T2। कौन सा है? आ जाइए। T, T2 फेज। बेटा इसको हम क्या बोलेंगे? गैप 2 फेज, या इसको और हम क्या बोलेंगे? पोस्ट T1 फेज। ओहो, गैप 2 नहीं, सॉरी 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 सॉरी, एस फेज आएगा यहाँ पर। दूसरे नंबर पे कौन सा फेज आता है? एस फेज। जस्ट सेकेंड, एस फेज। इसको हम नाम देते हैं सिंथेटिक फेज। ठीक है, जिसको हमने दूसरा नाम दिया है पोस्ट G1 फेज, और एक और नाम इसको हम देंगे प्री T2 फेज। प्री T2 फेज, यानी कि G2 से पहले होने वाला और G1 के बाद में होने वाला फेज है हमारा कौन सा? एस फेज, यानी कि सिंथेटिक फेज। अब बेटा इस फेज में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है जिसकी वजह से ये PYQ यहाँ से आपके बनेंगे। हम्म तो बेटा यहाँ पर क्या होगा? एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट यहाँ पर होता है जहाँ पर हमारा DNA तो डुप्लीकेट करेगा, लेकिन जो हमारा क्रोमोसोम का नंबर है वो सेम रहेगा। DNA डुप्लीकेट से but the number of chromosomes ये बात समझ में आई? DNA तो अपने आप को डुप्लीकेट करेगा, लेकिन जो हमारे क्रोमोसोम के नंबर हैं वो सेम रहेंगे, यानी कि जो हमारा क्रोमोसोम है वो डिवाइड नहीं करेगा। और जो प्रोटीन सिंथेसिस नहीं हुई थी जीवन में, दैट वाज हिस्टोन। ठीक है, उसका सिंथेसिस यहाँ पर शुरू होगा। सिंथेसिस ऑफ हिस्टोन इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। यानी कि जो प्रोटीन हमारी जीवन फेज में, गैप 1 फेज में सिंथेसाइज नहीं हो पाई थी, वो आके यहाँ पर सिंथेसाइज होगी। उसके बाद में बेटा सेंट्रियोल जो हमारे होते हैं, कल हमने किए हैं ना सेंट्रियोल, वो भी यहाँ पर आके डुप्लीकेट करेंगे। सेंट्रियोल्स डुप्लीकेट से यानी कि बेसिकली प्रिपरेशन जो है वो मैक्स लेवल पे आ गई कि जो हमारे सेंट्रियोल हैं वो भी यहाँ पे डुप्लीकेशन शो करने लगे। ठीक है, अब बेटा इस वाले फेज में क्या होता है, इस फेज में कि ज्यादातर जो इवेंट्स हैं बेटा वो आपके न्यूक्लियस में आकर करेंगे रादर देन साइटोप्लाज्म। ठीक है, यानी कि ज्यादातर जो एक्टिविटीज है वो हमारे न्यूक्लियस में हो रही होंगी, ना कि हमारे साइटोप्लाज्म में। देख लीजिए, मोस्ट ऑफ द एक्टिविटी occurs in nucleus, or last some occurs in साइटोप्लाज्म। क्लियर है? ठीक है, यानी कि ज्यादातर जो हमारा एस फेज है उसकी जो एक्टिविटीज हो रही होंगी वो हो रही हैं हमारे न्यूक्लियस में, कुछ ही हैं जो हमारे साइटोप्लाज्म में प्लेस करेंगी। उसके बाद में बेटा हमारा आता है G2 फेज। कौन सा फेज आता है? G2 फेज, यानी कि गैप 2 फेज, है ना? या एस फेज इज क्लियर? एस फेज में कौन से बेटा हमें मेन इवेंट्स मिले? एक तो ये मिला कि हमारा DNA मटेरियल जो है वो तो डुप्लीकेट करेगा पर हमारा क्रोमोसोम नंबर सेम रहेगा, और दूसरा हमें मिला हिस्टोन प्रोटीन का सिंथेसिस होना। ठीक है, तीसरा फेज बेटा जो हम बात करने चल रहे हैं दैट वाज T2 फेज।
बेटा इसको हमने क्या नाम दिए हैं? एक तो गैप टू फेज, क्या इसको हम पोस्ट एस फेज बोल सकते हैं? बिल्कुल बोलेंगे, पोस्ट सिंथेटिक फेज। और एक नाम इसको हम और दे सकते हैं, प्री माइटोटिक फेज या प्री एम फेज। क्लियर है? ठीक है, ये तो हो गए हमारे G2 फेजेस के नाम। अब इसमें क्या हो रहा होगा, ठीक है, देखिए इसका एक नाम हो रहा है क्या बेटा, इसको ग्रोथ सेकेंड फेज भी बोलते हैं, ग्रोथ सेकेंड फेज। और ग्रोथ फर्स्ट फेज बेटा हमने किसको बोला था? G1 को, और G2 को हमने क्या बोल दिया? ग्रोथ सेकेंड फेज। अब यहाँ पर क्या हो रहा होता है, तो बेटा यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स और जो गोल्जी बॉडीज हैं वो डुप्लीकेट होंगी। माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड and Golgi bodies duplicates here. ठीक है, यानी कि यहाँ पे हमारे जो माइटोकॉन्ड्रिया, हमारे जो प्लास्टिड यानी कि जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं वो यहाँ पे डुप्लीकेशन शो कर रहे हैं। और बेटा एक प्रोटीन और बच रही है, देखिए जब हमने जीवन फेज आपको कराया था, जो जीवन में मैंने आपको बताया भी था, देखिए मैं अभी दिखा देती हूँ, इस प्रोटीन सिंथेसिस जो है मैक्सिमम वो आपके जीवन फेज में आकर कर जाएगा, दो प्रोटीन को छोड़ के, हिस्टोन और ट्यूबुलिन, ये लिखा हुआ है। ठीक है, अब ये हिस्टोन का तो सिंथेसिस हो गया हमारे एस फेज में, बची कौन सी? ट्यूबुलिन। तो यहाँ पे लिख लीजिए ट्यूबुलिन प्रोटीन सिंथेसिस एयर्स। बेटा ये भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, यानी ट्यूबुलिन प्रोटीन का सिंथेसिस जो हमारा हो जाएगा वो गैप टू फेज में हो जाएगा, और जो हमारे हिस्टोन का सिंथेसिस हो रहा था वो एस फेज में हो रहा था। और साथ ही साथ में ट्यूबुलिन प्रोटीन के साथ में जितनी भी आरएनए एसोसिएटेड प्रोटीन होती हैं, रिमेनिंग आरएनए प्रोटीन्स also synthesizes air. क्लियर है? तीनों फेज बेटा हमें क्लियर हो गए, ABC, दैट इज गैप 1, एस और गैप 2 फेज। क्लियर है? अब बेटा फिर इस डायग्राम पे आ जाते हैं, या एक काम करती हूँ मैं इस डायग्राम को फिर से एक बार बनाती हूँ, जिससे कि आपकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी। हम्म, एक मिनट रुकिएगा। ओफो, हम्म, चलिए दिस वन वाज एम फेज। एम में बेटा कौन कौन थे हमारे? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। क्लियर है? ठीक है, उसके बाद में सेकेंड फेज जो हमारा था ये कौन सा था? इंटर फेज। क्लियर? इंटर फेज में लास्ट फेज कौन सा था हमारा? G2 फेज। एस फेज और लार्जेस्ट हमारा था इंटरफेज का G1 फेज। ठीक है,
ये चीजें क्लियर है बेटा। अब यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं कुछ चेक पॉइंट्स। क्या प्रेजेंट होंगे? कुछ चेक पॉइंट्स। तो हेडिंग डाल लीजिए चेक बेटा। आर्मी कैंट एरिया गए हो या फिर कहीं जहाँ पर पुलिस का पहरा लगा हुआ हो, तो आप देखते होगे कि ऑलरेडी गेट पे आपको 2 पुलिसमैन बैठे मिलेंगे। फिर आप अंदर जाएंगे जहाँ पे और सिक्योर रीजन होगा, वहां पर फिर आपको 2 पुलिस वाले बैठे मिलेंगे। ठीक है, तो ये जो चेक पॉइंट्स हैं बेसिकली इनको हम समझेंगे पुलिस वालों के एग्जाम्पल से। तो हमारी सेल साइकिल में बेटा 2 चेक पॉइंट्स प्रेजेंट होते हैं। एक हमारा होगा G1 से S के बीच में। कहाँ पे प्रेजेंट होगा? हम्म ये वाला, ये जो ग्रीन कलर से मैंने आपको मार्क करके दिखाया है, दिस इज चेक पॉइंट 1। चेक पॉइंट 1 कहाँ पर प्रेजेंट है? नहीं, प्रेजेंट बिटवीन T1 एंड S फेज। यानी कि एक हमारा जो चेक पॉइंट है वो प्रेजेंट है G1 से S के बीच में। एक बार सेल हमारा G1 से S फेज में वापस आ गया, उसके बाद में वापस जाने की कोई भी गुंजाइश नहीं है। तो ये तो हो गया हमारा चेक पॉइंट 1। और दूसरा जो हमारा चेक पॉइंट है बेटा वो है G2 से M के बीच में। कहाँ है? बिटवीन G2 एंड M फेज। समस्या कोई? कोई समस्या बेटा? चेक पॉइंट्स में कोई भी इशू? तो ये G1 हो गया और एक हो गया हमारा G2। तो ये जो एक चेक पॉइंट है वो हमारा कहाँ पर प्रेजेंट है? T1 से जब हम S के बीच में जाएंगे, यानी कि एक बार सेल हमारा S फेज में एंटर कर गया, वापस आने की कोई भी गुंजाइश नहीं है, वो वापस अब G1 में वापस नहीं जा सकता। और एक चेक पॉइंट बेटा जो हमारा है वो प्रेजेंट है हमारे G2 के पास में, G2 और M के बीच में। और बेटा इन्हीं को हमने अलग नाम भी दिए हैं, ट्रांजिशन पॉइंट्स। चेक पॉइंट्स को हम क्या बोलते हैं? नोन एज ट्रांजिशन पॉइंट्स। अब ये मत लिख दीजिएगा कि मैम ने बताया था पुलिस वाले होते हैं, एक्चुअल में ये पुलिस वाले नहीं है। ठीक है, ये ट्रांजिशन पॉइंट्स हैं जो कि प्रोटीन काइनेज के बने हैं। किसके बने हैं? प्रोटीन काइनेज के। और बेटा ये डिपेंडेंट होते हैं किस पे? साइक्लिन पे, यानी कि साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज। साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज। ठीक है, अभी और अच्छे से समझाती हूँ चेक पॉइंट्स। रुक जाइए, 2 मिनट रुक जाइए। ठीक है। हम्म अब बेटा ये जो चेक पॉइंट्स है ये इंश्योर करते हैं कि सेल एक बार एंटर कर जाए फिर वापस ना आ पाए। ठीक है, तो बेटा ये जो 2 चेक पॉइंट्स हैं इनको हम अच्छे से देख लेते हैं। 2 चेक पॉइंट्स। एक कहाँ पर है बेटा? एक है हमारा G1 से S के बीच में, और एक है हमारा G2 से M के बीच में। अब बेटा ये बताइए कि जैसे आप किसी आर्मी कैंट एरिया में एंटर करते हैं, तो वहां पर अगर आपने मेन गेट पे एंट्री पा ली, सबसे मेन एंट्री कौन सी है? अगर आपको उन्होंने मेन गेट पे ही नहीं घुसने दिया तो अंदर क्या जा पाओगे? बिल्कुल नहीं जा पाओगे। या दूसरा एग्जाम्पल आपका जो नीट का एग्जाम होता है तो गेट पे ही सिक्योरिटी आपका चेक होता है, जहाँ पे आपके एडमिट कार्ड और सारी चीजें होंगी। अगर आपको बेटा वहीं से बाहर कर दिया जाए तो क्या आप अंदर जा पाओगे? नहीं जा पाओगे, है ना। तो क्या हो रहा है कि जो ये हमारा G1 से S वाला जो है चेक पॉइंट, ये क्या करेगा? इसको हम बोलते हैं मेजर चेक पॉइंट। मेजर चेक पॉइंट। मान लीजिए आप लेट हो गए आपके एग्जाम के टाइम पे, ठीक है,
आपको अगर बाहर से ही नहीं एंट्री मिलती है तो आपको घर वापस जाना पड़ेगा। लेकिन सपोज आपको बाहर से एंट्री दे दिए है, आपको बोल दिया है, तो अंदर जाके आप बात कर सकते हो टीचर्स से कि हाँ ये इशू हो गया था। तो इसलिए मेजर चेक पॉइंट जो बेटा हमारा है वो जीवन से एस के बीच में प्रेजेंट है, जो कि इंश्योर करेगा कि सेल एक बार वहां पर एंटर कर गया तो वापस नहीं जाएगा। मेजर है बेटा, और उसके बाद में फर्स्ट ट्रांजिशन पॉइंट है। और एक और बेटा इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा इसके बारे में है कि ये जीवन साइकिलिन और सीडी के ऊपर डिपेंडेंट रहता है। जीवन साइकिलिन और सीडी के, ये आपके लिए जानना इतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन कुछ है टर्म्स तो मैंने बता दिया। उसके बाद में जो दूसरा हमारा है बेटा वो कहाँ प्रेजेंट है चेक पॉइंट, G2 से M के बीच में। इसको हम बोलेंगे माइनर चेक पॉइंट। माइनर चेक पॉइंट यानी कि मेन वाला चेक पॉइंट कौन है, जो हमारा पहला पॉइंट है, ठीक है। ये एम साइक्लिन्स और CDK2, एम साइक्लिन, ठीक है। तो ये बेटा हमारे हो गए चेक पॉइंट्स के बारे में। क्लियर है सारी चीजें? आगे चलते हैं। आगे बेटा मुझे एक और चीज आप लोगों को बतानी है कि एक यहाँ पर क्वेसेंट फेज और आता है जिसको हम बोलेंगे जी नॉट फेज। कौन सा फेज? जी नॉट फेज। अब ये कहाँ से आ गया? ठीक है, G1 G2 में तो काम हो रहा था, ये जी नॉट में क्या होगा, ठीक है। अब ये जी नॉट फेज कहाँ से आ गया, अभी बताते हो, एक मिनट रुक जाइए। देखिए यहाँ पर क्या होगा, सेल एग्जिट्स जीवन फेज, यानी सेल जो हमारे हैं वो जीवन फेज से बाहर आ जाएंगे। तो कहाँ जाना चाहिए उनको? एस में जाना चाहिए। लेकिन ये बेटा एस में भी नहीं जाते हैं, ये क्या करेंगे, एस में भी नहीं जाएंगे। यानी कि जो हमारा सेल जो हमारे सेल्स हैं वो जीवन को तो एग्जिट करेंगे, एक सेकेंड, हाँ, जीवन को एग्जिट करेंगे, बट डू नॉट एग्जिट सेल साइकिल। सेल साइकिल में बने रहेंगे, लेकिन ये जीवन को तो एग्जिट कर देंगे और यहाँ पर ये एस में भी नहीं पहुंचेंगे। यहाँ पे बेटा सेल्स जो हमारे रहेंगे वो मेटाबॉलिकली एक्टिव रहेंगे। अभी बताती हूँ मैं ये फेज कैसे आता है, क्या होता है। सेल्स यहाँ पर भी मेटाबॉलिकली एक्टिव रहेंगे। बेटा क्रिकेट जब खेला जाता है तो क्रिकेट में 10 प्लेयर्स होते हैं, ठीक है, लेकिन हमेशा 2 प्लेयर्स एक्स्ट्रा में रखे जाते हैं। सपोज किसी को चोट लग जाए तो उनको वापस बुला लिया जाएगा। तो ये जी नॉट बेटा वही फेज है, इसमें हमारे वो सेल्स रहेंगे कि जब इनकी ज़रूरत पड़ेगी सेल डिवीजन में तब इनको बुला लिया जाएगा। तो यहाँ पे सेल्स हमारे मेटाबॉलिकली एक्टिव रहेंगे। उसके बाद में, हाँ ये भी लिख लीजिए, cells in this phase can be taken back when they are required for division, when required, जब इनकी आवश्यकता होगी तो इनको इस्तेमाल कर लिया जाएगा। यानी कि रिजर्व वाले हैं, कौन से हैं, रिजर्व वाले सेल्स हैं। बेटा इसको हम क्वेसेंट फेज भी बोलते हैं, ऑल्सो कॉल्ड क्वेसेंट फेज, यानी कि चुपचाप वाला फेज है, साइलेंट वाला फेज है, ठीक है, ऑल्सो नोन एज क्विसेंट फेज। क्लियर है ये सारी चीजें? उसके बाद में बेटा ये जो स्टेज होती है, दिस इज इन एक्टिव स्टेज। कैसी स्टेज है? इन एक्टिव स्टेज है, यानी यहाँ पर सेल कोई भी फंक्शन परफॉर्म नहीं करेंगे। इनएक्टिव स्टेज है, कौन सी? जी नॉट फेज। अब बेटा यहाँ क्या होगा, अब मैं बताती हूँ होता क्या है। अब मैं इसकी पूरी जो मैंने ये लिखा हुआ है ये पूरी प्रक्रिया मैं आपको समझा देती हूँ। इधर आ जाइए।
बेटा यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलेगा कि जीवन से हमारे सेल एग्जिट मार जाएंगे। क्या करेंगे? एग्जिट मार जाएंगे। और एग्जिट मारने के बाद में बेटा क्या होगा कि वो एस फेज में भी नहीं पहुंचते हैं, यहीं पर अपना एक छोटा सा फेज बना लेते हैं जिसको हम बोलेंगे गैप नॉट फेज। अब इस गैप नॉट फेज में जो सेल्स रहेंगे वो मेटाबॉलिकली एक्टिव हैं, लेकिन डिवीजन में पार्टिसिपेट तब तक नहीं करते हैं जब तक इनकी आवश्यकता ना पड़े। ठीक है, उसके बाद में इसको क्वेसेंट स्टेज भी बोलते हैं और ये एक इनएक्टिव स्टेज है। ठीक है, इसका एक एग्जांपल दें, इसका एक एग्जांपल देख लीजिए। जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं, इसमें प्लांट में हमने पढ़े हैं ना, मेरिस्टेमेटिक सेल्स डिफरेंशिएट करेंगे। क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करेंगे और बना देते हैं पैरेन्काइमा। क्या बना देंगे? पैरेन्काइमा। क्या बना दिया? सिंपल टिश्यू हमारे, दैट इज पैरेन्काइमा। ये जो बेटा पैरेन्काइमा है, दिस इज एक्चुअली द जी नॉट स्टेज, क्योंकि ये वापस डी डिफरेंशिएट कर जाएगा। ये वापस क्या कर जाएगा? डी डिफरेंशिएट कर जाएगा और सेकेंडरी मेरिस्टम बना देगा। डी डिफरेंशिएट और बना देगा सेकेंडरी मेरिस्टम। बेटा क्लियर है सारी चीजें? जी नॉट फेज क्लियर है, G1 S G2 जी नॉट और साथ ही साथ में M फेज जिसमें हमने PMAT किया। अब बेटा कल की क्लास में हम करेंगे कैरियोकाइनेसिस और उसकी के बाद में जस्ट बाद में हम शुरू कर देंगे माइटोसिस। ठीक है, टुमारो माइटोसिस। और इसी के साथ में बेटा साइटोकाइनेसिस और कैरियोकाइनेसिस भी करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बेटा इतना ही रखते हैं। आज की क्लास में हमने कंप्लीट किया है सेल साइकिल। ठीक है, कल की क्लास में हम करेंगे माइटोसिस एंड देन परसों मियोसिस करके इस चैप्टर को समाप्त कर लेंगे। थैंक यू।